Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is I am Muhammad Irfan Sabir, lecturer chemistry, Superior Group of Colleges, मियांवाली। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. आयनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की ग्राउंड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट जो कि ग्राउंड स्टेट में पड़ा होगा, लो एनर्जी स्टेट में पड़ा होगा, उसके वैलेंस शेल से, आखिरी शेल से इन जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास ये मैग्नीशियम का गैसियस एटम है, तो इसमें एटम क्लोज क्लोज पड़े होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एटम्स को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो एटम को आइसोलेट करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम एटमाइजेशन कहते हैं। तो इसमें देखें जी, मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया जी। अब हम क्या करेंगे? इस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन। और इस दौरान जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल में। हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी नीडेड to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom of an element, ठीक है जी, to form 1 mole gaseous ion, this is known as first ionization energy। हमारे पास 1 मोल गैसियस एटम है, उनके वैलेंस शेल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन है। ये हमारे पास सोडियम का 1 मोल गैसियस एटम है, उसमें से 1 मोल पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के तमाम गैस सोडियम के गैसियस एटम से जो कि 1 मोल में है उनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये कितनी है? 494। इसी तरीके से कैल्शियम 1 मोल गैसियस एटम है, तो तमाम जो 1 मोल के अंदर गैसियस एटम है उनके अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सब एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और कैल्शियम की कितनी है? 590। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी? If the second electron is removed from the 1 mole of gaseous atom to produce 1 mole 2 plus gaseous ion, this is known as second ionization energy। हमारे पास ये कैल्शियम का 1 मोल गैसियस आयन पड़ा है, तो इस 1 मोल गैसियस आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और ये कैल्शियम की कितनी है? 1150 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट है जी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ 3 प्लस गैसियस आयन, दिस इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास कैल्शियम
का 2+ गैसियस आयन है, इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम इसे कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये कितनी है 4940 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से एक एलिमेंट की सेवरल आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब हम देख लेते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला है जी न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है जी साइज ऑफ एटम और आयन, तीसरा है जी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, चौथा है जी शील्डिंग इफेक्ट, और पांचवा है जी स्पिन पेयर रिपल्शन। पहला है जी न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स, greater the effective nuclear charge, greater is the electrostatic forces of attraction, more difficult is the removal of electron from the atom। यानी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितनी न्यूक्लियस की इफेक्ट करने वाली फोर्स एटम के ऊपर ज्यादा होगी, उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा और उतना उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। फॉर दिस रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उतना न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, तो उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होता है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन द उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, कम होगी। उतनी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी जब एटम का साइज बड़ा होगा। ये देखें जी हमारे पास ये एक ग्राफ है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल्स हैं जी, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पड़े हैं। तो देखें जी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम से सीजियम तक साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। लिथियम की है 520, सोडियम की 496 हो गई है, पोटाशियम की क्या हो गई है 419, रुबिडियम की 403, और सीजियम की आप देख रहे हैं जी 374 है। तो इसमें जरा देख लें जी, लिथियम में देख लें 2 शेल हैं, सोडियम में देख लें जी 3 शेल हैं, और पोटाशियम में देख लें जी 4 शेल हैं। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं, एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है, तो इस वजह से डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट है जी फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसा कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ये मोर स्टेबल होती हैं, तो मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जैसा कि हमारे पास नोबल गैसेज हैं जो कि पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल राइट साइड पे पड़ी हैं, इन नोबल गैसेज को हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, और ये जब मैं इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो ये स्टेबल है, तो फुली स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। नेक्स्ट जी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में मैंने आपको एक नाइट्रोजन दिखाया और ऑक्सीजन दिखाया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और ऑक्सीजन का है
देखें जी 1s2 2s2 और p के अंदर कितने आ रहे हैं जी 3। p के अंदर जब 3 होंगे तो ये हाफ फिल्ड होगा और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। जब p के अंदर एक होगा इलेक्ट्रॉन, जब p के अंदर 4 होंगे, जब p के अंदर 2 होंगे, 5 होंगे, तब p अनस्टेबल होगा। p स्टेबल कब होगा? जब p के अंदर 3 होंगे तो ये हाफ फिल्ड होगा, जब p के अंदर 6 होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो p3 और p6 के केस में स्टेबल है और बाकी कंडीशन में अनस्टेबल है। तो आप देख रहे हैं जी नाइट्रोजन के केस में p हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन के केस में ये पार्शली फिल्ड है। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसी वजह से नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की निस्बत कम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कर लेना, ढाल बन जाना। तो शील्डिंग इफेक्ट है क्या जी? इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by valence electron due to the presence of inner shell electron। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जब न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, तो जब ये शील्ड कर लेते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। द reduce in the force of attraction of nucleus on outer shell electron due to repulsion of inner shell electron। एक और डेफिनेशन मैंने बताई है, या ये भी है the reduction in the effective nuclear charge experienced by valence electron due to presence of inner shell electron। इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स का कम हो जाना, दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है वैलेंस शेल से। तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पिन पेयर रिपल्शन। spin pair repulsion when the electrons are spin paired in the same orbital, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड अप हो जाते हैं तो रिपल्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है। तो जितनी रिपल्शन ज्यादा होती है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है और उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। when the electrons are spin paired in the same orbital, the repulsion between them can lead to a slightly lower the ionization energy compared to remove unpaired electrons. This is because of paired electron experience increase the repulsion, making it slightly easier to remove one of the paired electron। ये कह रहा है जी। तो जब p हमारे पास एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो स्पिन पेयर्ड रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो लेस स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। जैसा कि बेटा जी मैंने अभी बात की थी कि ये हमारे पास नाइट्रोजन के केस में p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल पड़ा है, जबकि देखेंगे 2px ऑक्सीजन के केस में 2px के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ स्पिन पेयर्ड रिपल्शन बढ़ गई है। जब रिपल्शन बढ़ गई है तो एनर्जी बढ़ गई है।
जब एनर्जी बढ़ गई है तो स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो लेस स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू स्टेबल। इसी वजह से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन से। नेक्स्ट है जी ट्रेंड। बेटा जी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है ग्रुप के अलावा? तो बेटा जी ग्रुप के अलावा आपको पता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स कम होती है क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है। इसी तरीके से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब एटम का साइज बड़ा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो लिथियम की ज्यादा है सोडियम से, सोडियम की ज्यादा है पोटाशियम से, और पोटाशियम की ज्यादा है रुबीडियम से, और रुबीडियम की ज्यादा है सीजियम से। पीरियोडिक टेबल में सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है, और सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। क्यों भाई? सबसे लार्ज साइज सीजियम का है और सबसे स्मॉलेस्ट साइज हीलियम का है। ठीक है जी, तो इस वजह से आप देख रहे हैं जी ये अल्कली मेटल है, तो डाउन द ग्रुप इनका साइज बड़ा होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इनके अंदर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियड के लॉन्ग जी। पीरियड के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉज को हम पीरियड कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के लॉन्ग मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती है तो एटम का साइज छोटा होता है। क्यों? न्यूक्लियस पावरफुली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। इसी वजह से पीरियड के लॉन्ग साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। देखें जी ये मैंने सेकंड पीरियड लिखा है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है बेरिलियम से, बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। यहाँ एक एक्सेप्शन है, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ बोरॉन की कम है, ये आगे बात समझाता हूँ। इसी तरीके से बोरॉन की कम है कार्बन से, और कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। यहाँ एक और एक्सेप्शन है, और ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की कम है नियोन से। तो देखें जी लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली जनरली इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ दो एक्सेप्शन है, हम उनको भी एक्सप्लेन करते हैं जी। देखिए जी हमारे पास ये सेकंड पीरियड मैंने अभी आपको बताया लिथियम से लेकर नियोन तक। लिथियम की कम है बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। यहाँ एक्सेप्शन आ गए, तो यहाँ एक्सेप्शन कौन शो कर रहा है, बोरॉन या बेरिलियम? बोरॉन। क्यों? बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी बट बोरॉन की कम है, इसलिए बोरॉन एक्सेप्शन शो कर रहा है। बोरॉन की कम है कार्बन से, कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से, तो यहाँ एक्सेप्शन ऑक्सीजन शो कर रहा है। ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की कम है नियोन से। ठीक है जी, तो ये सेकंड पीरियड है जी। इसी तरीके से सोडियम से लेकर आर्गोन तक ये थर्ड पीरियड है। अच्छा जी अब हमारे पास